जिस दिन का हम 5 अगस्त 2019 से इंतजार करते आए हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चलना है उसकी शुरुआत होगी। इत्तेफाक से आज उसकी शुरुआत भी हुई, लेकिन फिर सोने पे सुहागा हमारे एक साथी जिनकी सियासी शुरुआत इसी तंजीम में हुई, जो फले फूले इस तंजीम में, फिर कुछ गलतफहमियां हुई, थोड़ी देर के लिए हमसे अलग हुए, आज दोबारा घर वापस लौटे और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोबारा सुरेंद्र जी ने शमूलियत की। इनमें से एक भी चीज हमारी तंजीम के लिए फंक्शन करने के लायक खबर बनती, लेकिन एक ही दिन 3 चीजें, पता नहीं अखबार वाले किस चीज को ज्यादा जोर देंगे और किस चीज को पीछे रखेंगे, क्योंकि अपने आप में तीनों चीजों की अपनी अहमियत है। जम्मू कश्मीर के लोग हर लिहाज से आज परेशान हैं। मां सिवाय चंद लोग जिनका मौजूदा हुकूमत के साथ तालमेल बना हुआ है, उनको शायद आप मुस्कुराते हुए पाओगे, लेकिन आम लोग जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं परेशान हैं, मायूस हैं, नाराज हैं। उनको समझ नहीं आता कि जो उनके साथ बड़े बड़े वादे हुए थे, उन वादों को इसी तरह अधूरा क्यों छोड़ा गया। जहां इंसाफ की बात हुई वहां इंसाफ मिला नहीं, जहां रोजगार की बात हुई वहां रोजगार मिला नहीं, जहां तरक्की की बात हुई वहां तरक्की मिली नहीं, अमन की बात हुई, भाईचारे की बात हुई, वो भी अधूरा रहा। आज घर चलाना मुश्किल होगा, महंगाई आसमान पे, खाने की चीजें मिलती नहीं, घर चलाना लगभग नामुमकिन। हुकूमत की तरफ से ऐलान होते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे उनको अमली जामा पहनाने वाला कोई नहीं। मैं कल सुप्रीम कोर्ट में जो मरकजी हुकूमत की तरफ से जवाब वहां डाला गया, मैं उसको बड़े गौर से पढ़ रहा था और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हुई वहां पे। जिस तरह सुरेंद्र जी ने अपनी तकरीर में कहा, कई सारी ऐसी चीजों का जिक्र उसमें हुआ जिनका इस हुकूमत से कोई लेना देना ही नहीं। मैं हैरान हुआ जब मैंने उसमें ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स के नाम सुने जिन पावर प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद मेरी हुकूमत में रखे गए थे, लेकिन उनको भी 370 और 35A के साथ जोड़ने का काम। टूरिज्म, जैसे 2019 से पहले कोई टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आया ही नहीं। अमन, जैसे इससे पहले जम्मू कश्मीर में कभी कोई अमन था ही नहीं। अरे जहां पे आप दावा कर रहे हो वहां पे इस चीज का भी जवाब दो कि वो नए इलाके कैसे मिलिटेंसी के शिकार हुए। अब पुंछ में जिस तरह के हमले देखने को मिले,
रजौरी में जिस तरह के हमले देखने को मिले, अरे उसका भी जिक्र करते आप। सुप्रीम कोर्ट केस जो आपने फाइल किया, उस पर क्यों खामोश? जो लगातार एक के बाद एक पिछले 1-2 साल में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया कश्मीर में, जो कई सालों से हमने नहीं देखा, उसका जिक्र क्यों नहीं किया आपने? उस पर खामोश क्यों? जिस G20 का आप थकते नहीं हो ढंढोरा पीटने में, उसके साथ ये भी कहते ना कि उस मीटिंग को वहां करने के लिए आपने श्रीनगर के लोगों को घर में कैद रखा। आपको बाकी मुल्क से पता नहीं कितने और हजार वहां पे फौज तैनात करनी पड़ी। एक जो बाहर से मेहमान आया, उनको 2-2, 3-3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, अरे वो भी लिखते हैं आप। फिर आप क्यों नहीं लिखते हो कि जब हमारे बेताज बादशाह इस रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, 15 मिनट के लिए हमारा रास्ता बंद किया जाता है। मुझे याद है जब मैं घर से सेक्रेटेरिएट जाता था, ट्रैफिक लाइट के सामने मेरी गाड़ी रुकती थी, और ये श्रीनगर की बात, और फिर बत्ती चेंज हो जाती थी, मेरी गाड़ी निकल जाती थी। मेरे मिनिस्टर ट्रैफिक लाइट पे रुकते थे। यहां आज हाल ये है कि जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहीं जाते हैं, तो जितना वजीर आजम के लिए दिल्ली में रास्ता बंद होता है, उससे कई गुना ज्यादा श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए रास्ता बंद किया जाता है। मैंने खुद गिने गाड़ियां। नहीं, शेम नहीं ना, अभी इनकी मजबूरी है, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, डरे हुए हैं। इसके बिना वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं। बदकिस्मती उनकी मेरे घर के सामने से गुजरना पड़ता है। टू 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 मैं साइलेंस सुनता हूं, कहता हूं देखता हूं कौन गुजर रहा है। यकीन माने, पहले 4 मोटरसाइकिल एक के बाद एक, टू 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 टू, तेरा रास्ता बंद करने का टाइम आ गया, बंद। उसके बाद जीपों में हाथ यूं यूं, टू 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 टू, रुको। बेचारा जिसकी गाड़ी साइड पे पार्क हुआ हो, उसको तो कहते हैं हटाओ गाड़ी यहां से, चलो यहां पार्किंग नहीं। जो स्कूल के बाहर अपने बच्चों को उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का ड्राइवर, कहते चलो हटो, ले जाओ गाड़ी। सारा रास्ता साफ करके उसके बाद फिर 4 गाड़ियां, फिर कहीं बीच में छुपाई हुई गाड़ी एक, जिसमें हमारे एलजी साहब फिर निकल जाते हैं। अब एक तरफ से तो आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हो कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, अगर हैं तो जो आपने श्रीनगर में ये साइकिल सजाए हुए हैं, सिर्फ उन पे बैठ के सवारी करिए ना, उन पे बैठ के घूमिए। तो जिनका मौजूदा हुकूमत के साथ तालमेल बना हुआ है, उनको शायद आप मुस्कुराते हुए पाओगे, लेकिन आम लोग जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं परेशान हैं, मायूस हैं, नाराज हैं। उनको समझ नहीं आता कि जो उनके साथ बड़े बड़े वादे हुए थे, उन वादों को इसी तरह अधूरा क्यों छोड़ा गया। जहां इंसाफ की बात हुई वहां इंसाफ मिला नहीं, जहां रोजगार की बात हुई वहां रोजगार मिला नहीं, जहां तरक्की की बात हुई वहां तरक्की मिली नहीं, अमन की बात हुई, भाईचारे की बात हुई, वो भी अधूरा रहा। आज घर चलाना मुश्किल होगा, महंगाई आसमान पे, खाने की चीजें मिलती नहीं,
घर चलाना लगभग नामुमकिन। हुकूमत की तरफ से ऐलान होते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे उनको अमली जामा पहनाने वाला कोई नहीं। मैं कल, यकीन माने, पहले 4 मोटरसाइकिल एक के बाद एक टू 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 टू, तेरा रास्ता बंद करने का टाइम आ गया, बंद। उसके बाद जीपों में हाथ यूं टू 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 टू, रुको। बेचारा जिसकी गाड़ी साइड पे पार्क हुआ हो, उसको तो कहते हैं हटाओ हटाओ गाड़ी यहां से, चलो यहां पार्किंग नहीं। जो स्कूल के बाहर अपने बच्चों को उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का ड्राइवर, कहते चलो हटो हट, ले जाओ गाड़ी। सारा रास्ता साफ करके उसके बाद फिर 4 गाड़ियां, फिर कहीं बीच में छुपाई हुई गाड़ी एक, जिसमें हमारे एलजी साहब फिर निकल जाते हैं। अब एक तरफ से तो आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हो कि हालात बिल्कुल ठीक है, अगर है तो जो आपने श्रीनगर में ये साइकिल सजाए हुए हैं, सिर्फ उन पे बैठ के सवारी करिए ना, उन पे बैठ के घूमिए। मैं मानू हाँ जनाब, हालात इतने ठीक है कि जो एज चीफ मिनिस्टर में नहीं कर सका, मैं गाड़ी में बैठ रहा था, आज हालात इतने ठीक हो गए हैं कि हमारे एलजी साहब आप साइकिल पर बैठ के बिना ज्यादा सिक्योरिटी के 10 आगे 2-4 बंदे तो होंगे ही होंगे, लेकिन इतने वो अब ठीक समझते हैं हालात को कि वो गुजरने के लिए तैयार है। अब मुझे बताइए ना, अब सच क्या है? क्या सच वो है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, या सच वो है जो हम जमीनी सतह पे देखते हैं कि बिना रास्तों को बंद किए हुए आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हो, क्योंकि मिलिटेंसी का इतना खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। या तो ये रास्ता बंद करने का सिर्फ आपको शौक है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको शौक हो गया तो आप कर रहे हो, या हालात इतने खराब है कि ये रास्ता बंद करना आपकी मजबूरी है। अगर हालात इतने खराब है, ये आपकी मजबूरी है, फिर जो आपने सुप्रीम कोर्ट में बोला है वो झूठ है। मरकजी हुकूमत की तरफ से जवाब वहां डाला गया, मैं उसको बड़े गौर से पढ़ रहा था और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हुई वहां पे। जिस तरह सुरेंद्र जी ने अपनी तकरीर में कहा, कई सारी ऐसी चीजों का जिक्र उसमें हुआ जिनका इस हुकूमत से कोई लेना देना ही नहीं। मैं हैरान हुआ जब मैंने उसमें ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स के नाम सुने जिन पावर प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद मेरी हुकूमत में रखे गए थे, लेकिन उनको भी 370 और 35A के साथ जोड़ने का काम। टूरिज्म, जैसे 2019 से पहले कोई टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आया ही नहीं। अमन, जैसे इससे पहले जम्मू कश्मीर में कभी कोई अमन था ही नहीं। अरे जहां पे आप दावा कर रहे हो वहां पे इस चीज का भी जवाब दो कि वो नए इलाके कैसे मिलिटेंसी के शिकार हुए। अब पुंछ में जिस तरह के हमले देखने को मिले, रजौरी में जिस तरह के हमले देखने को मिले, अरे उसका भी जिक्र करते आप सुप्रीम कोर्ट केस जो आपने फाइल किया, उस पर क्यों खामोश? जो लगातार एक के बाद एक पिछले 1-2 साल में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया कश्मीर में, जो कई सालों से हमने नहीं देखा, उसका जिक्र क्यों नहीं किया आपने? उस पर खामोश क्यों? जिस G20 का आप थकते नहीं हो ढिंढोरा पीटने में, उसके साथ ये भी कहते ना कि उस मीटिंग को वहां करने के लिए आपने श्रीनगर के लोगों को घर में कैद रखा,
आपको बाकी मुल्क से पता नहीं कितने और हजार वहां पे फौज तैनात करनी पड़ी। एक एक जो बाहर से मेहमान आया उनको 2-2, 3-3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां। अरे वो भी लिखते आप, फिर आप क्यों नहीं लिखते हो कि जब हमारे बेताज बादशाह इस रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, 15 मिनट के लिए हमारा रास्ता बंद किया जाता है। मुझे याद है जब मैं घर से सेक्रेटेरिएट जाता था, ट्रैफिक लाइट के सामने मेरी गाड़ी रुकती थी, और ये श्रीनगर की बात, और फिर बत्ती चेंज हो जाती थी, मेरी गाड़ी निकल जाती थी। मेरे मिनिस्टर ट्रैफिक लाइट पे रुकते थे। यहां आज हाल ये है कि जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहीं जाते हैं तो जितना वजीर आजम के लिए दिल्ली में रास्ता बंद होता है, उससे कई गुना ज्यादा श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए रास्ता बंद किया जाता है। मैंने खुद गिने गाड़ियां। That the process will be completed soon and that the judgment of the Supreme Court will be placed in front of everybody. You had said the similar thing in your tweet also. Do you feel I have no doubt that the Honorable Chief Justice and the judges of the Supreme Court do not follow Twitter and definitely do not read what I have to tweet. Therefore, it is just a very, very sort of welcome coincidence that what I said yesterday was what came out in the Supreme Court today, but I think it's only based on facts. We are arguing the constitutionality and the legality of what was done on 5th August 2019, not the politics of it. The politics of it will be argued on the electoral arena. उमर साहब, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डे टू डे बेसिस पे इसकी हेयरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग होगी। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है, उन्होंने उस पर जो अपना रिएक्शन किया वो ये कहती है कि हमें ये देखना होगा कि ऐसा ना हो कि कोई कलेक्टिव कॉन्शियंस के इसी तरह की बात की जाए। आप कितने पुरुमीद हैं, जनाब, मैं जिस तरह आप कितने पुरुमीद हैं कि आप जो जिस तरह से हियरिंग जनाब जिस तरह की शुरुआत हुई है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उस बेंच पे बैठे हुए जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूँ जो गैर जिम्मेदार हो या जो फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो। मुझे अभी तक उनके किसी भी बात से यही नहीं लगा है कि वो आइन और कानून को छोड़ के किसी और चीज़ पे बात करने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा मौका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था उनके सामने, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो इस एफिडेविट को कबूल करके इसको भी बहस का मुद्दा बना लेते, नहीं किया। और मुझे लगता है हम सबको इसका इस्तकबाल करना चाहिए और अब हमें खामोशी से इन हियरिंग्स का इंतज़ार करना चाहिए। जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। और जैसे मैं बार बार कहता आया हूँ, मुझे लगता है कि हमारा केस जो है सबका एक मजबूत केस है और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उमर साहब, मेरे सवाल के था, मैंने ही कहा था, आपसे पूछा था कि आज आपके चेहरे पर अलग सी स्माइल दिख रही है कि सुरिंदर चौधरी आपके साथ आके पार्टी को ज्वाइन किया, इसलिए आपकी ज़्यादा खुशी थी कि भाजपा को छोड़कर ज्वाइन किया। अब दोनों चीज़ों को अलग तो किया नहीं जा सकता। नहीं, मैं मेरी खुशी के कई वजूहात हैं। उसमें मैं मान के चलूँ कि अगर हम ये कहें कि 40% इनके ज्वाइनिंग का है, 40% सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका है, 20% मेरे कुछ जाती चीजें हैं, उनको छोड़ दीजिए। बात कहती थी एनसीपीडीपी और कांग्रेस को कि इनमें परिवारवाद चलता है, पर आज सुरिंदर चौधरी जी ने भाजपा पर सवाल खड़े कर दिए कि परिवारवाद और करप्शन भाजपा में ही चलता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है मां सिवाय शायद लेफ्ट पार्टी को छोड़ के जिसमें परिवारवाद नहीं चलता है। बीजेपी में भी सीनियर लीडरों ने अपने बेटों को बेटियों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इस चीज़ को छुपाते नहीं हैं, हम इस चीज़ को कबूल करते हैं। हम कहते हैं ना, अब हम एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अब इसमें एतराज़ किस बात का। अब यहाँ इतने कंपनियों के माइक बैठे हुए हैं, क्या ये जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं
ये अपने बेटों को बेटियों को एडजस्ट नहीं करते उन कंपनियों में? करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें हर 5 साल के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड पर लोगों का मोहर लगवाना पड़ता है। लोग या तो हमें कबूल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये जमहूरियत है ना, हर किसी को एक हक होता है इसमें हिस्सा लेने का। अब क्योंकि मैं एक खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्या मेरे लिए सियासत जो है वो अब बंद है? मैं सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ? मेरा हक है, मैं ले रहा हूँ। लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, करेंगे। You said that the democracy fails to reach Jammu and Kashmir. You don't see that this is a healthy democratic sign, that Supreme Court is listening to your petition and they will be deciding on that basis, on day-to-day basis. Is this in the democracy? Supreme Court is in Delhi. Democracy is functioning in Delhi. Democracy is functioning in the rest of the country. Democracy is not functioning in J&K. How many examples do you want from me of the way in which democracy has been scuttled here? Absence of assembly elections, 1. Singling out J&K for delimitation of parliamentary seats, where it hasn't happened in the rest of the country. 2. The way in which the DDC election results were actually rigged by withholding the election to the chairperson post so that they could influence DDC members to go against the mandate that they had actually got from the people. The way in which anti-defection laws are not applied to DDCs and BDCs. This is all a concerted effort to destroy democracy. And then when people sitting in high office start interfering in day-to-day politics, how is that democracy? दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा था। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 335 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म होगी, आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग मारे गए जम्मू कश्मीर में उसका जो जिम्मेवार है वो अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार है। बड़ा इल्जाम लगाया था उन्होंने आप पर। ठीक है ना, 1 मिनट के लिए मानते हैं ना हम जिम्मेदार हैं। 2014 के बाद जो लोग मरे उसकी जिम्मेदारी किसको? जो पुलवामा में हुआ उसके लिए हम किसको कसूरवार ठहराएं? जो रजौरी में हुआ डीजी में, जो बुद्धल में हुआ उसके लिए कौन कसूरवार है? मैं, जो मेरा कसूर है वो मैं मानता हूं, मैं अपने जिम्मे लेता हूं। ठीक है जी, आप मुझे कसूरवार ठहराते हो, मैं कसूर कबूल करता हूं। जो लगातार पिछले 2-3 सालों में कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटीज़ कश्मीर में टारगेट किए गए, उसका कसूरवार कौन है? मैं हुकूमत में हूं नहीं, ना पीडीपी है ना कांग्रेस है। तो जहां आप हमें कसूरवार ठहराते हो वहां पे आप हमें यह भी बताइए, जो पुलवामा में हुआ, कितने लोग मरे पुलवामा में? 40। उसके लिए कसूरवार कौन? उसी आप बताइए हमें, और कोई नहीं। हम अपना कसूर जो है वो कबूल करते हैं। आप ये बताइए कि उन कत्लों के लिए कौन कसूरवार है? एलजी साहब, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई ना कोई तो कसूरवार है, क्योंकि हम हुकूमत में है नहीं। बताएं कौन, हम भी सुनना चाहते हैं। सर भाजपा वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आप पर व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल्ला परिवार का भला चाहिए तो उनको वोट कीजिए, अगर अपने बेटों और बच्चों का भला चाहिए हमें कीजिए। आपको लगता है ये जो नहीं, सॉरी, एक बार फिर बताइए, क्योंकि ये मैंने प्रधानमंत्री का सुना नहीं था। आपके ऊपर व्यक्तिगत हमला किया, इट्स अ पर्सनल कमेंट ऑन योर फैमिली। ही सेड कि अगर आपको अब्दुल्ला परिवार का भला करना है तो अब्दुल्ला परिवार को वोट कीजिए, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कीजिए, लेकिन अगर आपको अपने बच्चों को और बेटों को करना है तो आप हमें कीजिए। अब ये पर्सनल कमेंट की जो पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुझे कोई गिला नहीं है इससे। प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, उम्र में भी मुझसे ज़्यादा हैं। वो जो भी हमारे बारे में कहना पसंद करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो करें। उमर साहब, और मैं उनकी बात में ये टिप्पणी नहीं करूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर यही है तो प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन बुलाएं। हम देखते हैं लोगों को क्या भला, किसका भला चाहिए। आप लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हो। लोग उसमें फैसला करेंगे कि उनको किसका भला चाहिए। इलेक्शन कराइए, नतीजा आपके सामने होगा।
लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों को फैसला करने दीजिए। हम अपने आप को राजभवन के जरिए उन पर ठोस नहीं रहे हैं, हम मौका मांग रहे हैं। अच्छा, अब चलिए, आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली का भी कराइए, दूध का दूध पानी का पानी। अगर लोगों को वजीर आजम की बात सही लगी, हम हार जाएंगे और मैं वो हार कबूल कर लूंगा। मौका दे दीजिए, हम देख लेते हैं कौन सही कौन गलत। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता ये कहते हैं कि ना तो जम्मू कश्मीर में बाप बेटी की सरकार बनेगी, ना ही बाप बेटी की। किस तरह से आप देखते हैं सर? अब अभी तो सरकार किसी की नहीं बन रही है। ना बने बाप बेटे की, ना बने बाप बेटी की, किसी की तो बने, करे ना। क्या इतने डरे हैं कि हम में से कोई ना कोई जीत जाएगा कि वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके कहने में और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज आपसे दावे से कह रहा हूं, अगर आज अभी इलेक्शन बुलाए जाते हैं, बीजेपी 10 नंबर क्रॉस नहीं करेगी। ये कहते हैं 50 पार, तो करें ना। मैं थकता हूं ये कहते हुए। अगर उनका 50 पार होना है तो मतलब हुकूमत उनकी है, जीत उनकी, इलेक्शन क्यों नहीं? ये तो हुआ ना क्रिकेट मैच में। क्रिकेट मैच में मैं कहूं या मेरी टीम सबसे मजबूत, मैं जीत जाऊं, लेकिन जब पिच सामने हो तो मैं मैदान पर उतरूं ही ना। मैं बोला मैंने बैट नहीं पकड़ना, जीतूंगा मैं लेकिन बैट नहीं पकड़ूंगा। यही बीजेपी का हाल है, कहते मैं जीतूंगा लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अब ये मैं माफी चाहता हूँ, बीजेपी कहती है मैं तैयार हूँ लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशारा चाहिए कि यहाँ हालात इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि वी एक्सेप्ट देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन को इजाज़त नहीं दी जा रही है यहाँ इलेक्शन कराने के लिए। इजाज़त मिले, इलेक्शन हो। लोगों को बाप नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, कहीं से पोता पोती दामाद कोई ना कोई आ ही जाएगा। आ जाए ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम इलेक्शन हो। शुक्रिया उमर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट वन। 2024 को लेकर किस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है? अभी 17-18 तारीख को बेंगलोर में भी मीटिंग हो रही है, आप और महबूबा जी भी उस विपक्ष असेंबली का भी कराइए, दूध का दूध पानी का पानी। अगर लोगों को वजीर आजम की बात सही लगी, हम हार जाएंगे और मैं वो हार कबूल कर लूंगा। मौका दे दीजिए, हम देख लेते हैं कौन सही कौन गलत। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता ये कहते हैं कि ना तो जम्मू कश्मीर में बाप बेटी की सरकार बनेगी, ना ही बाप बेटी की। किस तरह से आप देखते हैं सर? अब अभी तो सरकार किसी की नहीं बन रही है। ना बने बाप बेटे की, ना बने बाप बेटी की, किसी की तो बने, करे ना। क्या इतने डरे हैं कि हम में से कोई ना कोई जीत जाएगा कि वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके कहने में और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज आपसे दावे से कह रहा हूं, अगर आज अभी इलेक्शन बुलाए जाते हैं, बीजेपी 10 नंबर क्रॉस नहीं करेगी। ये कहते हैं 50 पार, तो करें ना। मैं थकता हूं ये कहते हुए। अगर उनका 50 पार होना है तो मतलब हुकूमत उनकी है, जीत उनकी, इलेक्शन क्यों नहीं? ये तो हुआ ना क्रिकेट मैच में मैं कहूं या मेरी टीम सबसे मजबूत, मैं जीत जाऊं, लेकिन जब पिच सामने हो तो मैं मैदान पर उतरूं ही ना। मैं बोला मैंने बैट नहीं पकड़ना, जीतूंगा मैं लेकिन बैट नहीं पकड़ूंगा। यही बीजेपी का हाल है, कहते मैं जीतूंगा लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अब ये मैं माफी चाहता हूँ, बीजेपी कहती है मैं तैयार हूँ लेकिन इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशारा चाहिए कि यहाँ हालात इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि वी एक्सेप्ट देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन को इजाज़त नहीं दी जा रही है यहाँ इलेक्शन कराने के लिए। इजाज़त मिले, इलेक्शन हो। लोगों को बाप नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, कहीं से पोता पोती दामाद कोई ना कोई आ ही जाएगा। आ जाए ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम इलेक्शन हो।
शुक्रिया उमर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट वन। उमर साहब 2024 को लेकर किस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है? अभी 17-18 तारीख को बैंगलोर में भी मीटिंग हो रही है। आप और महबूबा जी भी उस विपक्ष देखना, मैंने कभी महबूबा जी के लिए जवाब नहीं दिया, ना मैं इस बात को पसंद करूंगा कि वो मेरे लिए जवाब दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ पे बुलाया गया उस मीटिंग में, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हम उसमें शमूलियत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कौन उस मीटिंग में जाएगा इसका फैसला भी होना बाकी है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों अगर विपक्ष की उस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी क्यों ना करेंगी? किस लिए? एक ही मीटिंग को अटेंड करने का ये मतलब नहीं है ना कि सारा कुछ जो है वो इसी तरह होगा। हम नेशनल लेवल पे बीजेपी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। स्टेट लेवल पे उस स्ट्रैटेजी को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो अब हम पे छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे ना किस तरह का माहौल होगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। लेकिन आप पहले से ही चाहते हो कि इलेक्शन का ब्यूगल बजा नहीं और हम आपके सामने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी खोल दें, ये ना ये कोई जर्नली का कोई मतलब ये दिखता नहीं है। हम अपने जो कार्ड्स जो हैं बिल्कुल अपने छाती से दबाए रखेंगे, जब खोलने होंगे हम खोल के आपके सामने रखेंगे। चले, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।